नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा था नल वंश के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत आता था। और क्षेत्रीय राजवंश में भी कौन से क्षेत्र? तो बस्तर के राजवंश के क्षेत्र में। ठीक है, नल वंश को पहले हमने क्यों कवर किया था ये मैंने आपको बता दिया था कि इससे रिलेटेड हमने गुप्त वंश और वाकाटक वंश में कुछ तथ्य पढ़े थे। इसलिए आज हम शुरू से देखते हैं कि कौन सा राजवंश पहले नंबर का क्षेत्रीय राजवंश था। तो वो था आपका राजर्षि तुल्य या सूर्यवंश। ठीक है, राजर्षि तुल्य वंश या सूर्यवंश, ये था छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश। ठीक, तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनके एक राजा थे भीमसेन द्वितीय। कौन से राजा थे? भीमसेन द्वितीय। इनके आरंग ताम्रपत्र से इनके बारे में जानकारी मिलती है। आरंग ताम्रपत्र से राजर्षि तुल्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इनका संस्थापक कौन था? तो सूरायाशुर था। इनका संस्थापक कौन था? तो सूरायाशुर था। राजधानी कौन सी थी? तो आरंग थी। राजधानी कौन सी थी? आरंग थी, जो कि रायपुर क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, शासनकाल इनका 4वीं से 6वीं शताब्दी तक था। 4वीं से 6वीं शताब्दी तक चला था। इनके समकालीन कौन से शासक थे? तो शरभपुरी वंश या शैल वंश। शरभपुरी वंश एवं शैल वंश, ये दो जो शासक हैं जो आगे आएंगे, शरभपुरी वंश और शैल वंश, ये दोनों इनके समतुल्य थे, समकालीन थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने राजयोगी की उपाधि धारण की थी। ये जो राजर्षि तुल्य राजवंश है, इनके शासक राजयोगी की उपाधि धारण करते थे। राजयोगी की उपाधि धारण करते थे। और इनके मुद्राओं में, इनके राज मुद्राओं में सिंह अंकित होते थे। सिंह अंकित होते थे। सिंह कहाँ? जंगल का राजा। और इनके नाम में भी राजर्षि तुल्य आ रहा है, तो राज से याद कर लेंगे। सिंह सिंह अंकित होता था। राजयोगी खुद को बोलते थे। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये था कुछ विशेष जानकारी, ओवरव्यू हमने देख लिया। जानकारी भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से संस्थापक सूर्यासुर था। राजधानी आरंग थी, जो कि रायपुर क्षेत्र में है। शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी तक थे। और इसी दौरान इनके कुछ समकालीन शासक थे, वो थे शरभपुरी वंश के और शैल वंश के शासक। ठीक है, इनकी उपाधि क्या थी? तो राजयोगी की उपाधि ये लोग धारण करते थे। मुद्राएं क्या थी? इनके राजमुद्राओं में सिंह अंकित होते थे। ये आपको याद रखना, सिंह अंकित होते थे, ये आपको याद रखना है। ये था राजर्षि तुल्य वंश। अब इसके आगे देखेंगे कि जो आरंग ताम्रपत्र हमने देखा भीमसेन का, उसके बारे में किन किन शासकों की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये हमें देखना है। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं राजर्षि तुल्य राजवंश, लेकिन प्रथम है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आरंग ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। किसका ताम्रपत्र था? हमने देखा भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से राजर्षि तुल्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अब अधिकतर ये देखेंगे हम कि जिस शासक का ताम्रपत्र रहेगा, तो उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलेगी, उनके आने वाले वंशों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। क्योंकि पूर्वज जो है उनके बारे में पता है, ज्ञात है, तो उनके बारे में जानकारी मिल जाती है कि उनके बारे में उनमें कुछ चीज़ें, तथ्य या उत्कीर्ण कर दिए जाते हैं, किसमें? ताम्रपत्र में, कि हमारे पूर्वज थे, इन्होंने ये काम किए हैं। ठीक, लेकिन वंशों के बारे में क्यों नहीं मिलेंगे? आगे के वंशज, क्योंकि वो आने वाले वो भी आए नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक अपने पुत्र उत्तर के बारे में अगर जानकारी दे दिए तो दे दिए, उससे अधिक किसी के बारे में भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो भी ताम्रपत्र जिस भी शासक का होगा, तो उसमें जानकारी उनके पूर्वजों के बारे में मिलेगी। जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था विलासतुंग का जो शिलालेख था, राजिम शिलालेख, उसमें उनके पिता और उनके पितामह के बारे में जानकारी मिलती थी। उसी प्रकार यहाँ भीमसेन है, तो इनके जो भी आपके इनके पूर्वज रहे होंगे भीमसेन द्वितीय के, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो उन कौन कौन थे ये देखते हैं। तो इनके ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि जो राजर्षि तुल्य या सूर्यवंश था, उसका संस्थापक था सूर्यासुरा। सूर्यासुरा इसका संस्थापक था। फिर इसमें आप देखेंगे कि जितने भी शासकों के नाम आएंगे सब राजा महाराजा जैसे आएंगे। दयित को याद रख लें, दानव से, तो दानव लोग भी राजा होते थे ना, दानवों में भी राजा होते थे। तो दयित प्रथम
सूरा के बाद देख लेंगे सूरा, शूरा, फिर दैत प्रथम। तो देखना सूर और असुर होता है, सूर और असुर, राक्षस सूर बोलते हैं देवताओं को और असुर बोलते हैं राक्षसों को। तो पहले देवता वाला नाम आ गया सूर, फिर दैत आ गया प्रथम, इसको दानव से कर लेना रिलेट, तो दैत प्रथम। फिर उसमें विभीषण आ गया, फिर देवता संबंधित भीमसेन प्रथम आ गया, फिर दैत द्वितीय आ गया, फिर भीमसेन द्वितीय आ गया। अब ये ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय का तो यहाँ तक की जानकारी मिलती है, इसके बाद की जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक, तो क्या क्या देखा, सूर्य सूर्य से संस्थापक, फिर दानव आएंगे तो दैत प्रथम, फिर आएगा विभीषण, फिर आएगा भीमसेन प्रथम, फिर दैत द्वितीय, फिर भीमसेन द्वितीय। तो सरल है नाम, कुछ ज़्यादा दिक्कत देने वाले नाम नहीं है, सिंपल से सूर, सूरा, फिर दैत प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। ठीक, फिर आगे देखते हैं। इस अभिलेख में भीमसेन द्वितीय द्वारा हरिस्वामी बप्पा स्वामी को दोंडा में स्थित भट्टपल्ली नामक गांव दान देने का उल्लेख मिलता है। दोंडा में भट्टपल्ली, तो इसमें आपको याद रखना कि भीमसेन द्वितीय के द्वारा हरिस्वामी और बप्पा स्वामी को भट्टपल्ली नामक गांव दान दिया गया था। दोंडा का भट्टपल्ली नामक गांव दान में दिया गया था। ठीक है, तो भा आ रहा है, भीमसेन द्वितीय द्वारा भट्टपल्ली गांव दिया गया किसको, तो हरिस्वामी और बप्पा स्वामी को, जो कि दोंडा में है। फिर आगे देखेंगे, इस ताम्रपत्र से राजधानी स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होती, किंतु ताम्रपत्र आरंग से जारी किया गया था, इसलिए मान लिया जाता है कि इनकी राजधानी क्या है, आरंग रही होगी। ठीक है, तो राजधानी का उल्लेख नहीं है, संभवतः माना जाता है कि जहां ताम्रपत्र प्राप्त हुए वही उनकी राजधानी रही होगी। ठीक, फिर भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र को स्वर्ण नदी के नाम जारी किया गया था, स्वर्ण नदी के नाम जारी किया गया था। ठीक है, ये याद रखना, जो भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र को स्वर्ण नदी के नाम जारी किया गया था। ठीक, आरंग ताम्रपत्र में क्या लिखा गया है, तो आमे स्वस्ति सुवर्ण नदया सर्वसद्राजर्षि तुल्य कुल प्रभवा कितः। ठीक है, आमे स्वस्ति स्वर्ण नदिया सर्वसद्राजर्षि तुल्य कुल प्रभा कितः, इससे प्रारंभ होता है। ठीक है, इतना लंबा याद रखना है तो रखिएगा, अदरवाइज बस ध्यान में रखिएगा कि आम्र स्वस्ति सुवर्ण नदिया, स्वर्ण नदी से आगे चालू होता है इनका जो ताम्रपत्र है, तो सुवर्ण नदिया आ रहा है तो ये रिलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आरंग ताम्रपत्र से किसी रानी मंत्री सेनापति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। इनके ताम्रपत्र शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, इन्होंने गांव दान में दिया, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, सुवर्ण नदी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन मंत्री, रानी और सेनापति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती, ये ध्यान में रखने योग्य बात है। फिर नोट में हम विशेष में देखते हैं, ये छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला पहला स्थानीय राजवंश था, इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार राजर्षि तुल्य वंश का संबंध कलिंग नरेश खारवेल के वंश से माना जाता है। कलिंग नरेश जो थे उड़ीसा क्षेत्र में, उनके खारवेल वंश से संबंधित माना जाता है, जिसके हाथी गुम्फा अभिलेख में राजर्षि वंशी कुल विंसृत संबोधन मिलता है। तो क्या है कि राजर्षि वंश के बारे में लिखा हुआ संबोधन मिलता है, इसलिए माना जाता है कि जो कलिंग नरेश खारवेल हैं उनके वंश से ये राजर्षि तुल्य वंश संबंधित था। अब किस प्रकार में था ये तो किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन था, क्योंकि राजर्षि वल कुल विंसृत ऐसा लिखा गया है, हो सकता है कि रिश्तेदार रहे हों, हो सकता है कि मित्र रहे हों। ठीक, तो प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार राजर्षि वंश कलिंग नरेश खारवेल वंश के संबंधित थे, ये बोला जाता है। कौन से अभिलेख के थ्रू, तो हाथी गुम्फा, हा से हीरालाल, हा से हाथी गुम्फा के अनुसार राजर्षि और कलिंग नरेश खारवेल के वंश संबंधित थे, याद रखना। ठीक, फिर इस वंश के शासकों ने स्वयं को क्या कहा, महाराज का, स्वयं को महाराज का है, सिंपल है। फिर गुप्त संवत का प्रयोग दर्शाता है कि इन्होंने गुप्तों की स्वाधीनता या अधीनता स्वीकार कर ली थी, स्वाधीनता नहीं, अधीनता स्वीकार कर ली थी। गुप्त संवत दर्शाता है कि इन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्या, कि राजर्षि तुल्य जो वंश है उन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसका तथ्य है कि इन्होंने गुप्त वंश का जो संवत था, गुप्त संवत, उसको प्रयोग करते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हीरालाल के अनुसार हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है कि कलिंग नरेश खारवेल और राजर्षि तुल्य आपस में संबंधित हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है, ये था। इसके बारे में भीमसेन द्वितीय का ताम्रपत्र मिलता है, इसमें इसने भट्टपल्ली नामक गांव दान में दिया था। ठीक है, और किसको दिया था, तो हरिस्वामी और बप्पा स्वामी को दिया था, ये याद रखना है। इसने स्वर्ण नदी के उल्लेख मिलता है, कहाँ, अस्ति स्वस्ति स्वर्ण नदिया, ऐसे करके आमे स्वस्ति स्वर्ण नदिया, इतना ही याद रखना, वहाँ से रिलेट हो जाएगा। फिर आरंग ताम्रपत्र से किसी रानी मंत्री सेनापति के बारे में जानकारी नहीं मिलती, किसके बारे में, तो बता दिया, गांव दान, स्वर्ण नदी और शासकों के क्रम के बारे में जानकारी मिलती है। तो भीमसेन द्वितीय का था, तो इसलिए यहीं तक जानकारी प्राप्त होती है। और इसकी राजधानी आरंग थी, ये कहीं प्राप्त नहीं हुआ है, ताम्रपत्र आरंग से प्राप्त हुआ, इसलिए मान लिया जाता है कि उनकी राजधानी ये रही होगी। ठीक है, तो शासक के बारे में फिर बता देता हूँ। सूर, दैत से दानव, फिर
विभीषण, फिर भीमसेन, फिर दैत्य द्वितीय, फिर भीमसेन द्वितीय। ठीक है, तो ये था आपका राजर्षि तुल्य राजवंश, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश था। अब हम देखेंगे पर्वत द्वारक राजवंश। पर्वत द्वारक राजवंश कौन कौन से है? तो पर्वत द्वारक राजवंश के अंत का जो शासनकाल है कब माना जाता है? तो 5वीं शताब्दी में। वो था चौथी, ये था आपके 5वीं शताब्दी में, ये था आपका चौथी से 6वीं शताब्दी, और उसके बीच में पर्वत द्वारक राजवंश आते हैं जो कि 5वीं शताब्दी में शासनकाल करते हैं। कौन से क्षेत्र में पूछा जाए? तो देवभोग के गरियाबंद क्षेत्र में। तो गरियाबंद क्षेत्र ऊंची भूमि वाला है, सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र में आता है गरियाबंद, तो वहाँ पर्वत बहुत ज़्यादा है, तो पर्वत द्वारक वंश देवभोग क्षेत्र में। ठीक है, फिर स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? तो राजा तुष्टिकर का 13 सिंह ताम्रपत्र प्राप्त होता है। 13 सिंह ताम्रपत्र प्राप्त होता है राजा तुष्टिकर का। तो इसके में ना केवल दो राजाओं का मिलता है जानकारी, एक तुष्टिकर और एक क्या बोलते हैं, संस्थापक का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, सोमन्नराज। तुष्टिकर और सोमन्नराज, ये सोमराज के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये दो लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि मैंने पहले शुरू में ही बता दिया आपको, जिस शासक का ताम्रपत्र मिलेगा तो उसके पूर्वजों की जानकारी मिलेगी, उनके बाद के शासकों को नहीं मिलेगी। अगर बाद में अगर मिल जाए तो अलग बात है। अभी तक केवल एक का मिला है, तुष्टिकर का, और इसके आगे का, इसके पहले जो थे वो सोमन्नराज थे, तो इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उपासक, तो इस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। स्तंभेश्वरी, तो इसको पर्वत से पूरा रिलेट कर रहे हैं अपन। पर्वतीय क्षेत्र देवभोग, गरियाबंद क्षेत्र तो देवभोग में निवास करते थे। पर्वत द्वार बोल रहे, तो द्वार में स्तंभ होगा, तो स्तंभ से स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। ठीक है, अब पर्वत द्वारक है, इसलिए ये क्या है, पर्वत द्वारक नाम क्यों पड़ गया? तो पर्वत दान की प्रथा शुरुआत की थी इन्होंने, पर्वत दान की प्रथा शुरुआत की, इसलिए इसका नाम पर्वत द्वारक पड़ गया। ठीक है, अब स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। उसके अलावा कौस्तुम्भेश्वरी, ठीक है, कौस्तुम्भेश्वरी देवी, ठीक, कौस्तुम्भेश्वरी देवी इनकी राजमाता हुआ करती थी, ये आपको यार, स्तंभेश्वरी देवी इनके उपासक थे, ये उपासना करते थे, और कौस्तुम्भेश्वरी देवी इनकी राजमाता थी। ठीक, ये दोनों आपको याद रखना है। फिर सोमन्नराज इन्होंने देवभोग को दान में दिया था, और तुष्टिकर इनकी राजधानी तारंभक थी। ताम्रपत्र 13 सिंह ताम्रपत्र से जान मिलती। 13 सिंह ताम्रपत्र कैसे रिलेट होगा? तो पर्वत पहाड़ वाले क्षेत्र में आपको 12 सिंह मिलेगा, 12 सिंह से याद कर लें 13 सिंह ताम्रपत्र तुष्टिकर का। ठीक है, जिसमें उसकी राजधानी तारंभक मिलती, पूरा त से है, तुष्टिकर का 13 सिंह ताम्रपत्र में राजधानी तारंभक। ठीक, तो ऐसे रिलेट कर लेना त से। ठीक है, सोमन्नराज के बारे में केवल इतना याद रखना, इसने देवभोग को दान में दिया था और एक तुष्टिकर का पूर्वज था। ठीक, तो कहीं कहीं संस्थापक भी ले लिया जाता है सोमन्नराज को। स्पष्ट तो है नहीं कि इनका शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुआ था, इसलिए। ठीक, तो ये था आपका पर्वत द्वारक, और अभी हमने पढ़ा राजर्षि तुल्य। सरबपुरी वंश हम अगले चैप्टर में, अगले अक्षर में कवर करेंगे, बहुत बड़ा राजवंश है। यहाँ पर और एक छोटा राजवंश था शैल वंश, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो शैल वंश जो है, शैल वंश इन्होंने सरबपुरी वंश के स्थान पर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र में शासन किया था। जब सरबपुरी वंश चल रहा था तो उसी दौरान कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में शैल वंशों ने शासन किया था। ठीक है, कब? तो शासनकाल था इसका 7वीं से 8वीं शताब्दी, 7वीं से 8वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, अब इस कौन से वंश के थे? तो सूर्यवंशी, शैलवंशी को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। समकालीन किसके थे? तो सरबपुरी वंश के थे। क्षेत्र कौन सा था? दुर्ग क्षेत्र में, जैसे आरंग क्षेत्र में, रायपुर क्षेत्र में आपका राजर्षि तुल्य था, उसी प्रकार दुर्ग क्षेत्र में शैलवंश लोग थे। उपाधि इनकी क्या थी? इनकी महाराजाधिराज व परमेश्वर थी, और राजर्षि तुल्य की क्या थी? तो महाराज थी। तो इनकी महाराजाधिराज और परमेश्वर है, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि शैलवंश वाले धारण करते थे। तो सूर्यवंश से रिलेटेड है शैलवंश। महाराजाधिराज परम परमेश्वर की उपाधि, परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे। सरबपुरी वंश के समकालीन थे। ठीक है, इसी के समय जो छूटे हुए थोड़े थोड़े क्षेत्र थे वहाँ ये राज किया करते थे। ठीक, 7वीं से 8वीं शताब्दी में। कौन से क्षेत्र में? दुर्ग क्षेत्र में। अब इनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है देखते हैं। तो दुर्ग और बालाघाट के सरहदी ग्राम राघोली से प्राप्त ताम्रपत्र में मिलता है। दुर्ग और बालाघाट के सरहदी ग्राम राघोली से ताम्रपत्र में मिलता है। दुर्ग और बालाघाट के सरहदी ग्राम राघोली से प्राप्त ताम्रपत्र में मिलता है। तो राघोली को आपको याद रखना है, राघोली को। ठीक है, किसको? राघोली ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो शैल वंश से है। ठीक, प्रमुख शासक किसकी जानकारी मिलती है? तो श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, श्रीवर्धन द्वितीय, जयवर्धन द्वितीय। तो श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, त्रिवर्धन द्वितीय और जयवर्धन। तो ये देखिए लाइन से आपको ये क्रम तीनों का याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
श्रीवर्धन है, संस्थापक था किसका? शैल वंश का। शैल वंश का संस्थापक श्रीवर्धन, ठीक, स से आ रहा है श्रीवर्धन। श्रीवर्धन का पुत्र हुआ श्री पृथ्वीवर्धन। श्री पृथ्वीवर्धन का पुत्र हुआ जयवर्धन। जयवर्धन, तो ये तीन आपके एक क्रम में मिलेंगे, श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, श्री जयवर्धन। तो श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन और जयवर्धन, ये याद हुआ, ठीक है। यहाँ लिखा है संस्थापक है, उसका पुत्र है, और इसका पुत्र ये है, या इसका पौत्र ये है, ठीक है, क्लियर है। अब इन्होंने विंध्य प्रदेश को जीता था, किसने? जयवर्धन ने। जयवर्धन, जय में आ रहा है विजय, विजय, जय विजय कर लेना, तो जय विजय, विजय कौन सा क्षेत्र? तो विंध्य क्षेत्र। विंध्य प्रदेश को जीता था किसने? जयवर्धन ने। इनका राघोली ताम्रपत्र प्राप्त है। अब ये राघोली ताम्रपत्र जो प्राप्त हुआ था उसके किसका था? तो जयवर्धन। यहीं से ज्ञात होता है कि इनके पापा ये थे, इनके पापा ये थे। तो इनके पिताओं के बारे में जानकारी मिल गई, इनके पूर्वजों के बारे में जानकारी मिल गई राघोली ताम्रपत्र से। अब उसके आगे दिया है श्रीवर्धन द्वितीय और जयवर्धन द्वितीय, तो इसको नॉर्मल याद रखना। तो क्रम से पढ़ लिए, श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, श्रीवर्धन द्वितीय, जयवर्धन द्वितीय, ठीक। निर्माण कार्य, निर्माण कार्य इन्होंने क्या करवाया? तो श्रीवर्धन ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था 7वीं शताब्दी में। श्रीवर्धन ने सूर्य, अब सूर्य वंश से रिलेटेड है तो मंदिर भी कौन सा बनाएंगे? सूर्यवंश। तो सूर्य मंदिर का निर्माण कराया किसने? शैलवंशी शासक श्रीवर्धन ने, क्योंकि सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी इनको बोला जाता होता है ना, सूर्यवंशी, रघुवंशी, यदुवंशी, तो उसी प्रकार से तो सूर्यवंशी थे, तो सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। अब विशेष क्या है इसमें? तो संभवतः इस वंश में उत्तराधिकारी न होने के कारण इस वंश का पतन हो गया। अब आगे जानकारी प्राप्त नहीं हुई जयवर्धन द्वितीय के आगे, तो माना जाता है कि इनके कोई वंशज नहीं रहे होंगे, तो इनके क्षेत्र की समाप्ति हो गई होगी और कोई अन्य शासक यहाँ कर शासन किया होगा, अन्य राजवंश। तो ये था आपका शैल वंश। शैल से सबको से याद किए, सूर्यवंश से रिलेटेड है, ठीक है, दुर्ग क्षेत्र में रहते हैं और राघोली ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। इसके संस्थापक श्रीवर्धन है, फिर श्री पृथ्वीवर्धन है, फिर जयवर्धन है। जयवर्धन के पिता ये, इनके पिता ये, इन्होंने विंध्य प्रदेश को जीता था, जय ने। राघोली ताम्रपत्र से प्राप्त हो, इनके आगे फिर श्रीवर्धन द्वितीय, जयवर्धन द्वितीय आते हैं। इनके आगे किसी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तो माना जाता है कि कोई भी वंश नहीं रहा होगा, कोई भी वंशज नहीं रहा होगा, ठीक। लेकिन श्रीवर्धन ने श्रीवर्धन से सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, क्योंकि सूर्यवंशी था, ठीक है। समकालीन सरबपुरी वंश का थे, ठीक है, ये सब था। 7वीं से 8वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया था। तो ये था शैल वंश के बारे में। तो आज हमने शैल वंश देखा, पर्वत द्वारक वंश देखा और राजर्षि तुल्य वंश के बारे में देखा। पर्वत द्वारक हो गया, सब में शासकों का क्रम बताया मैंने आपको, और छोटा छोटा है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा, आपको आसानी से सारी चीज़ याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे आपके सरबपुरी वंश के बारे में। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी तक आपने अगर सेशन को शेयर किया तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जैसे जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो, ठीक है। तो शेयर इसी नाम से कीजिएगा कि कर भला तो हो भला, ये आप ध्यान में रखते हुए शेयर कीजिएगा, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।